हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास ज्वाइन करें। जैसा कि मैंने आपको एनिमल्स के बारे में भी बताया और प्लांट्स के बारे में हर सारी बातें आपको बताएं कि क्या क्या उसके बारे में क्या क्या होता है। स्लॉथ के बारे में क्या है हमारा, पेंगुइन के बारे में क्या क्या बातें बताई हमने। सारी बातें आपको एनिमल्स के बारे में हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर की। और फिर मैंने कल आपको प्लांट्स भी पढ़ाए थे। प्लांट्स में हमने ये सारा आपको बरगद, पीपल और रेगिस्तानी ओक सारे उसके पॉइंट जो थे सारे मैंने क्लियर किए। तो ये सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट की नॉर्मल क्लास मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे से 10। प्लीज़ सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें और लाइक और शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये हमारे एकेडमी के सी टेट, यूपी टेट के चयनित छात्र। चलिए आइए सब लोग। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सके। चलिए हाँ, आज हम सबसे पहले आपको फसल के बारे में स्टार्ट करते हैं, फसल से चैप्टर से। तो रबी की फसल क्या होती है हमारी, और खरीफ की फसल, जायद फसल, ये क्या क्या होती हैं। तो इसके बारे में हम आपको आज लेके प्लीज़ ये सब सारे पॉइंट्स में जो लेके आ रहे हो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझ के अपने अपने नोट्स बनाते चलें जिससे आपको पेपर के टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो प्लीज़ सभी लोग, सभी स्टूडेंट, सभी फ्रेंड्स क्लास ज्वाइन करें। जी हाँ, तो आज मैं प्रमुख फसल प्रमुख फसल के अंदर सबसे पहले मैं रबी की फसल, रबी की फसल किसे कहते हैं? वो फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल किसे कहते हैं? वो फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसलें होती कौन कौन सी हैं? आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है। तो मेरी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम आदि, ये सब हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। बरसीम, बरसीम वो जो चारा हमारे गाय भैंस के लिए जो आती है ना बरसीम, उसी को हम, वही जो घास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बरसीम। आई होप सबको क्लियर होगा। रबी की फसल किसे कहते हैं? अगर पूछा जाता है आपको रबी की फसल की कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, तो आपको पता होगा अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है और मार्च अप्रैल में जो क्या होती है उसकी कटाई होती है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, ये इतनी हमारी क्या होती हैं? रबी की फसलें। अगर आपको रबी की फसलें आती होंगी कि कौन कौन सी रबी की फसलें होती तभी आप राइट ऑप्शन कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप क्लास के अंत में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने आपको रबी की फसल समझाया तो आपको रबी की फसल की समझ में आ गया। रबी की फसल किसे कहते हैं? वो फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। अब अभी हमने बताया रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, ये हमारी क्या होती हैं? रबी की फसलें होती हैं जो हमारी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये देखिए हमारे यूपी टेट, बी टेट में आए हुए आते हैं ये रबी की फसलें। फसल से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। जी हाँ, अब हम आपको खरीफ की फसल बताते हैं। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वो फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। आई होप आप सबको क्लियर होगा। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल वो फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं?
खरीफ की फसलें कहते हैं। अब हमारी खरीफ की फसलें होती कौन कौन सी है, आइए ये भी जानते हैं। कौन कौन सी होती है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन आदि हमारी ये जो फसलें होती हैं वो कौन सी फसलें कही जाती हैं? खरीफ की फसलें। आपको क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाएगा कि धान, ऑप्शन ए में धान, मूंगफली, कपास और फोर्थ नंबर पे आपको पहले धान, मूंगफली और फोर्थ नंबर पे दे दिया जाएगा आपका आलू, सोया ऑप्शन इसमें। तो इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो आपको मालूम है कि धान है हमारा, मूंगफली हमारी सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं। ये जो हमारी आलू है ये हमारी कौन सी है? रबी की फसल है। तो अब जब आपको खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं ये जब मालूम होगा तभी आप ऑप्शन राइट कर पाएंगे। तो आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा कि हमारी खरीफ की फसल किसे कहते हैं, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। खरीफ की फसल वो फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कौन कौन सी? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन आदि ये हमारी सारी खरीफ की फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, जायद की फसल। जायद फसल ये वो फसल है जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है जायद फसल? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये जो हमारे सारे गर्मी के मौसम में जो हरी सब्जी होती हैं ये हमारी गर्मी, खीरा, तरोई, हरी सब्जी आदि ये हमारी जो जायद फसलें। आप इससे ऐसे भी याद कर जायद फसल के ऐसे जो हमारे जो गर्मियों में हमारे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जी ये जो आदि ये जो होती हैं ये हमारी किस में आती हैं? जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हमारी जायद फसलें कौन कौन सी होती हैं? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जी आदि ये हमारी कौन सी है? जायद फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नकदी फसल। नकदी फसल कौन कौन सी होती है हमारी? गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला आदि ये हमारी कौन सी फसलें हैं? नकदी फसल। प्लीज़ आप लोग सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आप उसको रिवीजन कर सकें और अच्छे से उस पेपर में एग्जाम में आप एग्जाम अच्छे से कर सकें। तो आप लोग समझ में आया आपको जायद फल, नकदी फल, खरीफ की फसल और रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जी हाँ, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल और नकदी फसल कौन कौन सी होती है आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ आप सभी लोग नोट्स करिए और समझिए। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति को हम और भी सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हरित क्रांति अलग है, सदाबहार दोनों ही एक ही है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हमारे खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से, जो हमारी खाद वाद बोई जाती है उससे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। आई होप आप सबको क्लियर होगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, अब हम आपको बता रहे हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। देखिए आपकी यूपी टेट 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हैं वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जो हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हैं, जी हाँ, ये हमारे कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र के हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र के हैं? कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र से हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसे समझ में आ रही हो। अब अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो गेहूं की फसल पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है हमारी? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये आए हुए क्वेश्चन है यूपी टेट सीटेड में, तो प्लीज आप लोग सभी लोग अच्छे से ध्यान से समझकर पढ़ें और इनको याद भी कर लें कि श्वेत क्रांति के जनक कौन से हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आई होप आप सभी को पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको कुछ प्रमुख क्रांतियां के बारे में बता रहे हैं, तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करते चलिए। मेन पॉइंट प्लीज सभी लोग नोट डाउन करिए। जी हाँ, मेरा हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है अभी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति भी पढ़ाया अभी हमने आपको। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक कौन से अभी हमने बताया आपको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति की उत्पादक तिलहन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्लीज आप लोग नोट डाउन करते रहिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। जी हाँ, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा या प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा या प्याज उत्पादन से। प्लीज आप लोग सभी लोग नोट डाउन करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके मैं आई हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से। अब नेक्स्ट पॉइंट है गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो हमारी गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? हमारी उर्वरक उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल बागवानी में वृद्धि के लिए। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल और बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है रजत क्रांति किससे है? अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा पोल्ट्री उत्पादन के वृद्धि में से संबंधित है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जो हमारी इंद्रधनुष क्रांति है ये किससे संबंधित है? इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारी काली क्रांति कहाँ से संबंधित रखती है? तो काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है।
जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो हमारी बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित रखती है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति, हरित सोना क्रांति क्या है हमारा, किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति हमारा संबंधित है बांस उत्पादन से। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। हरित क्रांति अलग है और हरित सोना क्रांति अलग है, तो आप लोग प्लीज कंफ्यूजन में मत आइएगा। हरित क्रांति हमारा खाद्यान्न उत्पादन से है और हरित सोना क्रांति हमें जो हमारा बांस उत्पादन से संबंधित है। तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी स्टूडेंट प्लीज़ अपने अपने नोट्स बनाते चले, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये। चलिए अब मैं आपको विभिन्न कृषि विधियाँ, कौन सी कृषि किससे संबंधित रखती है, ये जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, समझ के पढ़िएगा और नोट डाउन कीजिएगा। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन। पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया से संबंधित है। पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया से। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से। आई होप आप सबको क्लियर होगा। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन से। पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जो हमारा मोरीकल्चर रेशम के कीट हेतु शहतूत की कृषि करने में। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। हर्टिकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्टिकल्चर बागवानी फसलों जैसे फल सब्जी आदि का उत्पादन हर्टिकल्चर में अंतर्गत आता है। हर्टिकल्चर क्या है? बागवानी फसल मैंने अभी आपको बताई कौन कौन सी, फल सब्जी आदि का जो उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं? हर्टिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। वर्मीकल्चर से केचुए का उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुए के उत्पादन से संबंधित है। पोमोलॉजी फल का उत्पादन। फ्लोरोकल्चर फूल उत्पादक। फ्लोरोकल्चर से फूल उत्पादक। सिल्वीकल्चर वन संवर्धक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिल्वीकल्चर वन संवर्धन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओल्वीकल्चर। क्या है हमारा? ओल्वी जैतून की खेती के लिए खेती से संबंधित है। ओल्वीकल्चर किससे संबंधित है? हमारे जैतून की खेती के लिए खेती से संबंधित है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। मोरीकल्चर से हमारे से क्या संबंध है? शहतूत की कृषि से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के कीटे। पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया से। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। जो हमारा एपीकल्चर मधुमक्खी के उत्पादन, और हमारा जो एग्रीकल्चर भी होता है जो वो हमारा कृषि से है संबंधित। ओलेरीकल्चर साग सब्जियों से। वर्मीकल्चर केचुए के उत्पादन से। पोमोलॉजी फल। फ्लोरिकल्चर फूल। सिल्वीकल्चर वन संवर्धक। और ओल्वीकल्चर व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती से संबंधित है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा।
सभी लोग प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जी हाँ, ये जो हमारी खेती है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है, इसके बारे में हम आपको बता। जो हमारी उत्तर पूर्वी राज्य है, जो नागालैंड, मिजोरम है, यहाँ पे कौन सी झूमिंग कृषि होती है। यहाँ पे कौन सी कृषि होती है? झूमिंग कृषि। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर पूर्वी राज्य में जैसे नागालैंड हुआ, हमारा मिजोरम हुआ, इसमें कौन सी खेती होती है? झूम या झूमिंग कृषि होती है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कौन सी खेती? तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में दीपा, डैया या बेवर कृषि खेती होती है। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। जी हाँ, राजस्थान में वालरे या वात्रा खेती कृषि, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा कृषि होती है, मिजोरम में टिन। मिजोरम में कौन सी स्थानीय कृषि होती है? टिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। मिजोरम में आपकी टिन। और मणिपुर में कौन सी? पामलू। ये हमारी स्थानांतरित खेती थी कि कौन कौन सी स्थानांतरित खेती कहाँ कहाँ पर होती है। जो हमारी उत्तर पूर्वी राज्य में जो स्थानांतरित खेती को ही हम क्या बोलते हैं? झूम खेती। तो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में हमारी झूमिंग कृषि होती है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी दीपा, डैया या बेवर कृषि होती है। राजस्थान में हमारा वात्रा या वालरे कृषि होती है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा। ये आंध्र प्रदेश में ये होती ना, ये झूमिंग खेती को ही हम पोडू या पेड़ा बोलते हैं। मिजोरम में हमारी टिन और मणिपुर में हमारी पामलू की कृषि, स्थानांतरित कृषि होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जी हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सके। सभी छात्र अपने अपने नोट्स क्लियर करके अच्छे से समझ के बनाते चले, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाई हूँ, प्लीज़ आप नोट डाउन करते चले। जी हाँ, अब मैं सबसे फिर से मैं आपको फिर नए पॉइंट बता रही हूँ। मसालों का बगीचा कहाँ पर है? केरल में। तो हमारा केरल को क्या कहा जाता है? तो केरल को हमारा मसालों का बगीचा कहा जाता है। आपको सीटेड में आपको ये पॉइंट्स वाइज देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप समझ के पढ़ते रहिए और नोट डाउन करिए। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। काली मिर्च मसालों का राजा होता है। पूछेंगे आपसे, आपको तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? मसालों का राजा कौन होता है? तो आप लोग बताइएगा। मसालों का राजा हमारी काली मिर्च होती है। मसालों की रानी कौन होती है? तो हमारी मसालों की रानी हमारी इलायची होती है। आई होप सभी लोग को क्लियर हो रहा होगा। हमारा मसालों का जो बगीचा होता है, कहाँ किसको कहा जाता है? केरल को हमारा मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा हम काली मिर्च को कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी हम इलायची को कहते हैं। काला सोना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, काला सोना किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को हम काला सोना कहते हैं। काली मिर्च को हम काला सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हमारा कालीकट मतलब केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान हमारा कहाँ पे है? कालीकट केरल में। इसीलिए केरल को हमारा क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल में हमारे कौन कौन से मसाले होते हैं? आई हो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि केरल में। चलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, केरल में कौन कौन से मसाले पाए जाते हैं कि होते हैं? काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब हमारे केरल के मसाले। इसलिए सबसे ज़्यादा मसाले हमारे केरल में ही होते हैं। इसलिए हमारे
केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि काली मिर्च का उत्पादन कहाँ पे होता है, या तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी कहाँ होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए इतनी सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे होती हैं? केरल में होती हैं। और ये हमारा जो जीरा, धनिया, मेथी, ये कहाँ पे ज़्यादा होती हैं? राजस्थान में ज़्यादा होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते चलिए, मेन पॉइंट्स में मैं आपको बता दे रही हूँ कि मसाले कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से मसाले कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैंने मसाले आपको केरल में बताए, इसलिए आपको मसालों का बगीचा आपको केरल को कहा जाता है। ये जो हमारा सरसों होती है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? यूपी में होती है। अजवाइन हमारी सब कहाँ होती है? बिहार में होती है। अजवाइन कहाँ पे होती है? बिहार में होती है। अदरक और हल्दी आंध्र प्रदेश में। अदरक और हल्दी हमारे कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में। लहसुन हरियाणा में। लहसुन कहाँ पे उत्पादन होता है? हरियाणा में सबसे लहसुन होता है। और सौंफ हमारी होती है जो वो सौंफ हमारी होती है वो पंजाब में। सौंफ कहाँ पे होती है? पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है। और केसर, आई होप सभी को पता होगा केसर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। सभी लोग कमेंट करिए केसर कहाँ पे होती है। जी हाँ, केसर सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होती है। जीरा, धनिया, मेथी आपको मैंने बताया ही, आपको राजस्थान में होती है। आई होप आप सभी को पॉइंट क्लियर होते हुए चले होंगे। प्लीज़ सभी लोग नोट डाउन करते चलें और हमारा सहयोग भी करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे आप कंटेंट दें और आपको अच्छे से समझ के समझा के पढ़ाएं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आपको क्लास के अंत में या वीडियो के अंत में आपको क्लास मेरी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, ये हमारे कृषि उत्पादन है। कहाँ कहाँ कौन सी हमारी होती है, स्थान कौन कौन सा है। तो चलिए हमारा गन्ना, आलू, गेहूँ, ये कहाँ सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ पे होते हैं? उत्तर प्रदेश में। गन्ना, आलू, गेहूँ सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ पे होते हैं? उत्तर प्रदेश में। जी हाँ। कपास गुजरात में। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कपास का प्रथम कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन? गुजरात में। चाय असम, कॉफ़ी कर्नाटक। प्लीज़ आप सभी लोग नोट डाउन करिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेके आई हूँ, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। गन्ना, आलू, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? अपने यूपी में। कपास गुजरात में। चाय असम में। कॉफ़ी कर्नाटक में। और जूट पश्चिम बंगाल में। जूट कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल। एक मिनट। जी हाँ, जूट हमारा पश्चिम बंगाल में। रबड़ और मसाला केरल। मैंने आपको बताया ही था, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसलिए मसाला कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? केरल में। और रबड़ भी केरल में ही होती है। तो जूट हमारा पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी कर्नाटक, चाय असम में होती है, कपास गुजरात में, और हमारा गन्ना, आलू, गेहूँ ये हमारे कहाँ के हैं? कहाँ पे होते हैं? उत्तर प्रदेश में। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चलिए लेते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में अगर पूछा जाता है आपको कि विश्व में चीनी का कटोरा कहाँ पे है, तो क्यूबा में है। विश्व में चीनी का कटोरा कहाँ पे है? क्यूबा में। और आपसे अगर पूछा जाता है भारत में चीनी का कटोरा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। आई हो आप सबको समझ में आ रहा होगा। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश में। और धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा आपको कि हम चीनी का अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में चीनी का कटोरा, तो आप बताएंगे क्यूबा। और आपसे अगर पूछा जाता है भारत में चीनी का कटोरा कहाँ पे है, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में। और आपसे पूछा जाता है कि धान का कटोरा कहाँ पे है, तो आप लोग बताइएगा धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। जी हाँ,
तो आज हमने आपको सब बताया रबी की फसल, खरीफ की फसलें और जायद फसलें और नकदी फसलें बताई हमने आपको। अब आपको भारत के प्रमुख मसाले कहाँ पे हमने भारत के सारे मसाले आपको बताए कि कौन कौन से मसाले कहाँ पर पाए जाते हैं। और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हमने आपको, ये जो हमारी चाय कहाँ पाई जाती है, कॉफ़ी, ये कपास, गेहूँ, चावल आदि इत्यादि हमने आपको सारी आपको बताई। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग नोट डाउन करते चलें और सबसे अच्छा कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। जो भी आपको लग रहा है, पहली बात मैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लाई हूँ, तो आप सभी आप नोट डाउन करते चलिए और रिवीजन करिए ताकि आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो छात्र हमारे नए चैनल से नए जुड़ रहे हो, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बनाते हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। सभी लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सभी छात्र लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारे एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना है तो हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पे आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये कहाँ पे है हमारा? M38 सेक्टर 12 ब्लॉक प्रताप विहार नियर डोमनेट गाजियाबाद। अगर हमारे आप सरकारी मैथ क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहा 945040303017। आप व्हाट्सएप नंबर पे आप इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।